जॉनसन के मॉडल में शुद्ध पूंजी पर प्रतिफल की दर पूंजी के श्रम के साथ अनुपात या प्रति व्यक्ति उत्पादन के स्तर में साथ नियत होती है। तब उत्पादन में वास्तविक शेषों का वांछित अनुपात मौद्रिक अधिकारी द्वारा अनुरक्षित कीमतों में वृद्धि की दर के साथ विपरीत रूप से बदलता है। इस प्रकार उत्पादन में पदार्थ पूंजी विनियोग का अनुपात प्रत्यक्ष रूप से मौद्रिक अधिकारी द्वारा अनुरक्षित कीमतों में वृद्धि के साथ बदलता है। इससे यह पता चलता है कि मौद्रिक नीति विस्तारवादी है। उतनी ही तेजी से अर्थव्यवस्था वृद्धि करेगी। वह दीर्घकालीन वृद्धि पथ पर अर्थव्यवस्था में या अर्थव्यवस्था को पहुंचने के लिए प्रति व्यक्ति पूंजी के स्तर का अधिक होना आवश्यक है। अब देखिए, इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, मेरे साथ ही रेखा चित्र का निर्माण करें। ओ एक्सिस एक्स वाई एस वन वाई इजिकल टू एस वाई वन माइनस जी बी वाई। एस इजिकल टू एस वाई ब्रैकेट में 1 माइनस 1/6 माइनस 1 जी बी यह टी बिंदु है। टी एस वाई डैश के एन
और y डैश इज इक्वल टू y1 माइनस के जी। अब देखिए इस रेखा चित्र में, यानी जो मैंने चित्रात्मक रिप्रेजेंटेशन यानी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो दिया है, इसमें देखें रेखा चित्र में ओ और वाई रेखा या वाई अक्ष में प्रतिश्रमिक उत्पादन को प्रतिश्रमिक पूंजी के फलन यानी आउटपुट पर वर्कर एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर है। ओ एस वाई रेखा प्रति इकाई बचत की प्रति श्रमिक पूंजी से फलन या फलनात्मक संबंध को अभिव्यक्त करती है। ओ के एन रेखा जिसका ढाल n यानी जनसंख्या वृद्धि की दर है, यह बताती है कि विद्यमान श्रम शक्ति के साथ पूंजी प्रति व्यक्ति की मात्रा दिए होने पर श्रम शक्ति में होने वाली कम वृद्धि हेतु कितने विनियोग की पूर्ति सुनिश्चित करनी है। ओ वाई रेखा या ओ वाई व्यय होने वाली प्रति व्यक्ति आय है, जो उत्पादन एवं नकद शेषों के चालू वृद्धिमान को बताती है। इसका निर्धारण उत्पादन द्वारा उत्पादन के नकद शेषों से अनुपात B तथा वृद्धि की वर्तमान दर G के द्वारा होता है। अर्थात क्या होता है, y डैश इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू y1 माइनस BG। कुल बचत OSY डैश, कुल बचत OSY डैश है तथा शुद्ध पूंजी में विनियोग हेतु उपलब्ध बचत क्या होगी, उपलब्ध बचत होगी OS डैश ब्रैकेट में y इज इक्वल टू OSY डैश और ब्रैकेट में 1 माइनस क्या होगा, 1/S माइनस 1GB यह समीकरण होगा। यह ध्यान में रखना होगा कि G स्वयं में S डैश Y का फलन है। व्याख्या का मुख्य पक्ष संतुलन की दशा है, जिसे रेखा चित्र में T के द्वारा
प्रदर्शित किया गया है, जहां OS Y यानी OS डैश Y रेखा पूंजी आवश्यकता रेखा यानी OKN को अंतर्देशित करती है, तथा जहां उत्पादन में वृद्धि की दर क्या होगी, G=N। वृद्धि की दर क्या होगी, G=N होती है। OY डैश तथा OY के यानी OY डैश OY के क्या होगा, OY के मध्य संबंध निम्न विवाद वाले कारकों से निर्देशित होते हैं। जैसे ही Y बढ़ता है, वास्तविक पूंजी पर प्रतिफल गिरने लगता है, जो आय से नकद शेषों के आवश्यक अनुपात को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखता है, तथा Y डैश के अनुपात को Y पर ले जाता है। दूसरी तरफ Y में होने वाली वृद्धि से आशय यह है कि वृद्धि दर में होने वाली एक कमी जो एक स्थिर बचत अनुपात में संभव होती है, क्योंकि यह एक उच्च पूंजी के या उच्च पूंजी से उत्पादन का अनुपात रखता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की प्रति इकाई पर पूंजी की कम आनुपातिक गहनता होती है। इसका आशय यह है कि वृद्धि के लिए अतिरिक्त वास्तविक शेषों के आय से अनुपात में कमी होती है। इसी कारण क्या होता है, Y डैश क्या होगा की गति Y की ओर, किसके, Y के ओर होती है। कीमत वृद्धि की लक्ष्य दर जितनी कम होगी या कीमत में कमी की लक्ष्य दर जितनी अधिक हो, जिसका अनुरक्षण मौद्रिक अधिकारी द्वारा किया जाता है, B का विस्तार जो वास्तविक शेषों का आय से आवश्यक अनुपात है, अधिक होगा। OS डैश Y रेखा का OKN से अंतर्देशन बिंदु T के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह कीमत विस्फीति की लक्ष्य दर से कम होने या कीमत विस्फीति की लक्ष्य दर के अधिक होने से प्रभावित होता है, जिसका निर्धारण मौद्रिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इसकी एक उच्च सीमा के बिंदु T द्वारा दिखाया गया है, जो यह बताता है कि मुद्रा प्रसार की दर इतनी अधिक है कि वह आवश्यक वास्तविक शेष अनुपात को उपेक्षणीय स्तर तक गिरा देता है। इस प्रकार जॉनसन के मॉडल में मुद्रा इस अर्थ में तटस्थ नहीं है कि संतुलन वृद्धि पथ पर समानता या अभिमुखता की दर यानी रेट ऑफ कन्वर्जेंस
मौद्रिक क्या होगा, मौद्रिक विस्तार की दर से स्वतंत्र होती है। साथ ही आधारभूत रूप से मुद्रा इस अर्थ में भी तटस्थ नहीं है कि संतुलन पथ की विशेषताएं मौद्रिक नीति से स्वतंत्र होती हैं। इस व्याख्या से स्पष्ट होता है कि जॉनसन के मॉडल में सीमाओं के अंतर्गत मौद्रिक नीति का प्रयोग अर्थव्यवस्था को स्वर्ण नियम दशाओं की प्राप्ति हेतु प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए दूसरा टॉपिक इसमें आता है, आय अनुपात मॉडल में दूसरा कौन सा टॉपिक है, यानी आय अनुपात मॉडल में आय अनुपात मॉडल में आवश्यक पूंजी। अब देखिए आय अनुपात मॉडल में आवश्यक पूंजी क्या है, यानी द डिजायर्ड वेल्थ टू इनकम रेशियो मॉडल। अब देखिए जॉनसन की जो व्याख्या है या जॉनसन का जो मॉडल है, इसमें क्या है, तो जॉनसन की व्याख्या इस कींजियन मान्यता को कि आय का एक स्तर अनुपात बचाया जाता है, यानी ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज सेव्ड, सीमित सैद्धांतिक महत्व को मानते हैं। उन्होंने वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत कर यह निष्कर्ष निकाला कि बचत प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होती है तथा संपत्ति से वास्तविक उत्पादन का एक निश्चित अनुपात बनाए रखती है। अब देखिए इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं, तो मेरे साथ ही आप रेखा चित्र का निर्माण करें। देखिए
R इज इक्वल टू y अपॉन R डैश, यह है R, यह है C और C, K N और यह है S Y इज इक्वल टू Y W डैश माइनस W प्लस K N, यह WC KC W1 KC W1, इसके बाद K1 W और यह है W, इसके बाद Y0 YO और X। अब देखिए, मैं अलग अलग चित्रों से, अलग अलग कलरों से इसे दिखाई देता हूँ, आपकी समझ में आना चाहिए। अब इसे समझते हैं। यह है देखिए, जॉनसन की व्याख्या इस कीनियन मान्यता की या कीनियन मान्यता को कि आय का एक स्तर या एक स्थिर अनुपात बचाया जाता है, सीमित सैद्धांतिक महत्व को मानते हैं। उन्होंने वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत कर यह निष्कर्ष निकाला कि बचत प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होती है तथा समाप्ति से वास्तविक उत्पादन का एक निश्चित अनुपात बनाए रखती है। और रेखा चित्र से स्पष्ट है कि उत्पादन में कुल संपत्ति का आवश्यक अनुपात O और R रहता है। क्या रहता है? OR है, जो रेखा के ढाल यानी स्लोप
के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वास्तविक संतुलन की दशा P1 द्वारा दिखाई गई है, जहां पदार्थ OK1 मानव पूंजी K1 तथा वास्तविक मौद्रिक संपत्ति K1W1 व कुल संपत्ति OW1 है। मुद्रा के स्टॉक का वास्तविक मूल्य बराबर होता है नकद शेषों के वांछित मूल्य के, यानी द रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ मनी इज इक्वल टू द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ कैश बैलेंस की, जो कि तदंतर कुल गैर मौद्रिक संपत्ति से या कुल संपत्ति से एक वांछित नकद शेष अनुपात के द्वारा संबंधित होता है। यह निर्भर करता है कि पदार्थ पूंजी को या पदार्थ पूंजी के प्रतिफल की दर तथा नकद शेषों के प्रतिफल की दर पर नकद शेषों के प्रतिफल की दर निर्भर करती है। उत्पादन में वृद्धि की दर तथा मौद्रिक पूर्ति पर शुद्ध विनियोग का उत्पादन से अनुपात एक ओर क्या होता है, एक ओर चालू संपत्ति के उत्पादन से अनुपात पर व दूसरी ओर चालू संपत्ति से उत्पादन के अनुपात बनाए रखने की इच्छा से निर्धारित होता है। यह एक वांछित स्तर को प्राप्त करने से संबंधित है, जिसे हम क्या OR रेखा द्वारा दिखाया गया है या OR रेखा से प्रदर्शित करते हैं। जॉनसन के अनुसार दीर्घकालीन संतुलन की दशा में उत्पादन क्या होगा, उत्पादन इजिकल टू OYC होगा। क्या होगा, OYC प्रति इकाई पदार्थ पूंजी OKC। अब देखिए यहाँ ये P1 P2 और P3 हैं। यहाँ क्या है, OKC प्रति इकाई मानव पूंजी KC और KC तथा वास्तविक मौद्रिक पूंजी प्रति इकाई KCWC है। उपर्युक्त संबंधों के द्वारा मुद्रा के संपत्ति से वांछनीय अनुपात में होने वाली वृद्धि के प्रभाव को समझा जा सकता है। गैर मौद्रिक पूंजी के आरंभिक स्तर KC से प्रारंभ करने पर यह वृद्धि तब होती है जब कीमत स्तर में एक बारगी ही परिवर्तन होता है, जिसके उपरांत कीमतें पूर्व दर में ही परिवर्तित होती रहेंगी। ऐसे में समुदाय यह पाता है कि उसकी कुल संपत्ति से आय का अनुपात चाही जाने वाली दर से अधिक है और ऐसे में वह
संपत्ति के साथ ही गैर मौद्रिक संपत्ति का संयम या संचय न करने के लिए प्रेरित होते हैं। संचय ना होने की प्रवृत्ति से पदार्थ पूंजी पर प्रतिफल की दर में वृद्धि होती है तथा क्या होता है, तथा इससे कुल संपत्ति में मुद्रा का वांछित अनुपात कम होने लगता है। ऐसे में संपत्ति में होने वाला ह्रास कम होने लगता है, जो भिन्न परिस्थितियों में संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। अब देखिए, इनका हम निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष क्या निकाला है जॉनसन ने। तो देखिए, जॉनसन के मॉडल में भी मुद्रा दीर्घकालीन संतुलन के अर्थ में तटस्थ नहीं है। इसका कारण यह है कि साम्य वृद्धि पथ पर अर्थव्यवस्था की विशेषताएं मौद्रिक पूर्ति में परिवर्तन की दर से स्वतंत्र होंगी। दूसरी ओर इसके प्रतिकूल दशा में वृद्धि के संतुलन हेतु मौद्रिक अधिकारी उत्पादन एवं पूंजी प्रति इकाई में वृद्धि या कमी कर सकता है, जिसके लिए वह मौद्रिक पूर्ति में विस्तार की दर को बढ़ाता अथवा कम करता है। इससे अर्थव्यवस्था स्वर्ण नियम दशाओं की प्राप्ति हेतु गति करती है, जिसकी सीमाएं संपत्ति के आय से वांछित अनुपात द्वारा नियत होती हैं तथा इस दशा के उपस्थित रहने पर कि मुद्रा विस्फीत की दर पदार्थ पूंजी के प्रतिफल की दर से अधिक नहीं बढ़ेगी। अब देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि मैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। और मेरे जो नोट्स हैं, यह मेरे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए उपस्थित हैं। आप इन नोट्स को भी निकाल करके अध्ययन कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद।